यूके में पोस्ट डॉक के हवाले से कौन कौन सी मेरा जर्नी कैसे मैंने अप्लाई किया और आपको भी सजेस्ट इस हवाले से मैं करता हूँ कि यूके के अंदर आपने सबसे पहले तो आप अपना फील्ड देखें कि आपका फील्ड क्या है। मेरा चूँकि इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियरिंग में है तो आप अपने उस अकॉर्डिंगली अपने फील्ड को चेक कर लें कि आपका फील्ड जो है वो कौन सा है। तो उसमें आपने करना ये है, सबसे स्टेप्स इसमें ये हैं कि सबसे पहले आपने अपनी जो एक वेबसाइट है jobs.ac.uk, उसमें आप जाएंगे और वहाँ अपने फील्ड से रेलिवेंट सर्च करेंगे। तो जब वहाँ सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ कुछ एरियाज़ हैं आपके रेलिवेंट, अपने कीवर्ड्स उसमें एंटर करेंगे तो आपको जो है वो यूनिवर्सिटीज़, रेलिवेंट यूनिवर्सिटीज़ और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके हवाले से आपको पता चलेगा कि आपने जो है वो दैट इज़ रेलिवेंट टू यू। तो उसमें करना आपने ये है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है और उसमें प्रोजेक्ट जो चल रहा है। इधर यहाँ यूनिवर्सिटी यूके के अंदर ये है कि प्रोजेक्ट्स होते हैं मल्टीपल इंडस्ट्री के साथ, चूँकि यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ इन्वायरमेंट डिफरेंट इस तरह है कि यूनिवर्सिटीज़ के साथ हर प्रोफेसर जो है वो लिंक है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से वो इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट उठाते हैं प्रोफेसर और उस पे जो है ना उन्होंने पोस्ट डॉक पोजीशन और यूनिवर्सिटी में पीएचडीज़ और मास्टर की भी इवन पोजीशन होती है। लेकिन मास्टर में यहाँ इस प्रोजेक्ट पे यहाँ ट्रेंड ये है कि मास्टर वालों को यहाँ सेलेक्ट नहीं करते कि इसलिए कि वो मास्टर्स का कुछ बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन स्पेशल केसेस के अंदर जहाँ रिसर्च पब्लिकेशन या बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो इज़ ओके। बट पीएचडी के लिए पोजीशंस हैं, लेकिन पीएचडी के अंदर भी ज़्यादातर लोग एचईसी पे या जो हमारे पाकिस्तानी है ख़ास तौर पे वो तो एचईसी या इस तरह डिफरेंट उस पर आए होते हैं अपने होम कंट्रीज़ के, बांग्लादेश हैं या डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं तो वो अपने उस पर आए होते हैं इधर अटेंड करने। लेकिन ज़्यादातर पोस्ट डॉक के हवाले से जो फंडिंग है उसमें आपने ये देखना है कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और उसमें एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी सीवी बना, वो अपनी सीवी तो चलें आपने बनानी है। सीवी के अंदर आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आपकी एकेडमिक जो है वो स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका होगा। और उसके बाद आपने ये करना है कि उसमें प्रोफेसर के साथ, इसके अंदर रेफरेंस भी आपने प्रोफेसर के साथ 1 to 1 भी आपका जो भी रेलिवेंट प्रोफेसर है उसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड देखें। आप देखने के बाद आपने करना यह है कि उसमें आप ख़ुद भी थोड़ा सा लिखें उनको कि भाई अपनी इंटरेस्ट शो करें और थोड़ा सा बताएं कि आपका लाइन कैसे है। और वो जो प्रोजेक्ट उसका हर प्रोफेसर ने अपनी वेबसाइट पे प्रोजेक्ट लिखा होता है, प्रोजेक्ट अपनी वेबसाइट पे उन्होंने दिया होता है। अब आपने करना यह है कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके जो प्रोजेक्ट है वो देखिए उस प्रोजेक्ट का वो किस वो प्रोजेक्ट के अंदर एम्स क्या है। उसके अंदर वो कहते हैं केस फॉर स्टडीज़, इसको कहते हैं C4S। तो वो केस फॉर स्टडी उसकी क्या है, उस प्रोजेक्ट में करना क्या चाह रहे हैं, तो वो उससे रेलिवेंट अपने आप को एक प्रपोजल अच्छी सी बना के और उसमें ईमेल भी जो आपने करनी है बिल्कुल कंसाइज ईमेल करें और उसमें प्रोफेसर को बताएं कि मैं इसमें ये चीज़ इसमें एक्सपर्ट हूँ। और उसमें थोड़ा सा रेफरेंस लेटर अपने जो आपके जो आपका कोई रिकमेंडेशन लेटर 2-3 ले लें और वो बड़े अहम होते हैं। वो प्रोफेसर के नाम से वो किसी अपने दोस्तों से ले लें और उसमें उनसे वर्ड डॉक्यूमेंट ही ले लें। और अगर हर यूनिवर्सिटी में आपने अप्लाई करना है तो उसमें वो प्रोफेसर का नाम लिख के वो रिकमेंडेशन लेटर में वो चेंज होता रहे, यानी हर दफ़ा आप प्रोफेसर को टार करें बजाय इसके कि आप रिकमेंडेशन लेटर में सिर्फ एक सिंपल सा लिख दिया कि डियर प्रोफेसर या समथिंग। तो इससे बेहतर है कि वो रिकमेंडेशन लेटर में जब आप प्रोफेसर का नाम लिखेंगे तो वो एक ऐसा ओरिजिनल शो होगा कि भाई आप रिकमेंडेशन स्पेशली आपने इस प्रोफेसर के लिए है। तो आपने उस प्रोफेसर को ये फीलिंग देनी है कि आप सिर्फ उसी यूनिवर्सिटी में और इसी में इंटरेस्टेड हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। दूसरा ये है कि आपने इसके अंदर फंडिंग डेफिनेटली होती है और वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता है इसमें और आपको तकरीबन ये स्पॉन्सर कर देती है, यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर करती है। तो फिर इसमें देखें कि आप तकरीबन को 50 लाख रुपया तो साल का स्पॉन्सरशिप का यूनिवर्सिटी होम ऑफिस को देती है, यूके होम ऑफिस को। तो 50 लाख तो ये बनता है, यानी तकरीबन जो है ना ये साल का देती है स्पॉन्सरशिप। इसलिए ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ आप देखें अमेरिका में या कनाडा में या इवन यूके में भी कुछ जगह पे जो लोग इधर के परमानेंट होते हैं या इधर जिनका वर्क वीज़ा पहले से होता है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिल जाती है कई दफ़ा। लेकिन कई दफ़ा ऐसा सूरत हाल होती है कि आपका फील्ड ही ऐसा है कि उससे रेलिवेंट
नहीं मिल रहा उनको, और आपका रेलिवेंट बिल्कुल अलाइन कर रहा है, तो आप, और उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग आपने प्रपोज़ल और ईमेल और सब कुछ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स उसको अच्छे तरीके से उनको वो प्रिपेयर करके आपने प्रोफेसर से रब्ता किया है, तो वो फिर प्रोफेसर डेफिनेटली आपको वो जो है वो आपने प्रेफर करेगा। तो अब आपने ये करना है कि इसके अंदर फिर स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, डेफिनेटली आपने वहाँ से जब आना है पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करना है, तो आपको मैंने बताया कि सीवी अपनी आपने दे दी, फिर आपने रिसर्च प्रपोजल इस तरह बना दिया लाइन करके। अब उधर से पेपर पढ़ें, उनके प्रोफेसर के थोड़ी सी देखें, और उस प्रोफेसर का वो जो फील्ड है, जिस फील्ड से रेलिवेंट वो काम करना चाह रहे हैं, उससे थोड़े से पेपर अपने गूगल स्कॉलर पे जाके लेटेस्ट पेपर जो है ना वो देखें। वो लेटेस्ट पेपर देखने के बाद उन पेपर्स को ना उसकी समरी बना के ना, तो समरी बना के तो आप उसको थोड़ा सा उसमें से ज़ाहिर आप जब 5, 7, 10 पेपर पढ़ेंगे या ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, तो उसमें यह कि आपको आइडिया हो जाएगा कि यार इसके अंदर ये चीज़ मैं इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप इस तरीके से उनको बताएं प्रोफेसर को, और उसको कन्विंस करें ईमेल में, और ईमेल में करने के बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स, वैसे तो पहली ईमेल में लोग प्रेफर यही करते हैं कि यार डॉक्यूमेंट ना भेजो, सारे सीवी भेजो, या मतलब सिर्फ ईमेल इंटरेस्ट, लेकिन मेरी प्रेफरेंस ये है कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च प्रपोजल, एवरीथिंग, और उसमें ईमेल पहली में अटैच कर दो, क्योंकि प्रोफेसर्स के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो दोबारा आपको रिप्लाई करें, ये करें, तो वो एक ही दफ़ा देखेंगे, अगर आपकी अट्रैक्शन हुई उसमें तो वो आपको वो कॉल कर लेंगे। उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू जब होगा तो आपने जो है वो आपको इंटरव्यू का टाइम देंगे, इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर भी वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो इंटरव्यू की तैयारी करनी है आपने। तैयारी इस तरह करनी है कि आपने, जब आपको पता चल गया इंटरव्यू, उसके बाद कोई दो हफ्ते होते हैं, तो 2 हफ्तों के अंदर आप जो है ना उससे रेलिवेंट फुल पेपर पढ़ें, और उससे प्रोफेसर की फील्ड क्या है उससे, और जो फील्ड का से रेलिवेंट जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट की बेस पे आप सारे पेपर रीसेंट पेपर पढ़ लें जो 2023 के हैं फॉर एग्जांपल। और उन पेपर्स को पढ़ने के बाद आप ये करें कि उन पेपर से आप वो लेटेस्ट ट्रेंड आपको पता चल जाएंगे क्या चल रहा है उस पर। और उसमें फिर आपको, वैसे तो स्पेसिफिक होता है कि प्रोजेक्ट जो यहाँ होता है ना वो स्पेसिफिक होता है कि यार ये इस पे काम हमने करना है, लेकिन उसके बावजूद आप जब पेपर पढ़ लेते हैं तो उसमें डिफरेंट आइडियाज़ आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये भी देखा है कि प्रोफेसर ये नहीं देखते कि इसका 100% ये अलाइंड है। मिसाल के तौर पे आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो उस पर उन्होंने काम करना है, प्रोजेक्ट इससे रेलिवेंट है, तो अब आप वो देखेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से रेलिवेंट आपने कोई इससे रेलिवेंट कुछ काम किया हुआ है या नहीं। मिसाल तौर पे यानी वो ये प्रोजेक्ट तो एक्सटेंशन होगा, हो सकता है उसका बेस आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ काम किया हो, कन्वर्टर कंट्रोल या इस तरह की बात की हो। मैं मिसाल अपनी इलेक्ट्रिकल पावर की दे रहा हूँ, इस तरह आप अपने फील्ड से रेलिवेंट देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपने ये करना है कि जब इंटरव्यू आपका हो जाए, तो इंटरव्यू के बाद आपने ये करना है कि अच्छा, इंटरव्यू में आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, एक तो आप वो 10 मिनट देते हैं प्रेजेंटेशन के, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर 20 मिनट्स, और डिपेंड करता है हर एक सूरत हाल में। तो वो प्रेजेंटेशन आपने फिर उसमें अपना सारा जो 10 मिनट्स दिए हैं उसी के अंदर आपने सब कुछ कवर करना है, हर चीज़ आप बताएं अपनी। उसके अंदर अगर आपकी पब्लिकेशंस हैं तो वो दैट विल बी उसमें बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी पब्लिकेशन के हवाले से। और फिर आपका अगर हाँ रिसर्चर्स के साथ अपनी जो प्रोफाइल इस तरह बनाएं कि मल्टीपल रिसर्चर्स ग्लोबल, लोगों को अच्छा लगता है कि आप जो है ना डाइवर्सिटी आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप ओपन माइंड हो इरिस्पेक्टिव ऑफ मतलब कोई भी बैकग्राउंड है, तो आप मल्टीपल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ अगर आपकी कोलैबोरेशन है या पब्लिकेशन आप इस तरह है, तो वो भी आपको अच्छा प्लस पॉइंट डलता है। उसके बाद अपनी जो है वो डिफरेंट सीवी के अंदर भी अपने मल्टीपल कोर्सेज़ करें, उस पर भी हम एक अलग से सेशन रखेंगे कि अभी कोर्सेज़ भी बीच में डालें, अपने फील्ड से रेलिवेंट भी और फील्ड से ज़्यादा अलग भी, जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। प्रोजेक्ट जो यहाँ होता है इंडस्ट्री का, यहाँ पोस्ट डॉक ने करना क्या होता है, पोस्ट डॉक ने सिर्फ उसको प्रोजेक्ट को, मैं जो है वो यहाँ PhDs और मास्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो उनको हैंडल करना होता है, यानी उनको समझे कि सुपरविजन ही होती है। ये प्रोफेसर के साथ डेफिनेटली आपका जो है ना 1 to 1 ही होता है रिलेशन। तो लेकिन ज़्यादातर यहाँ ये भी ट्रेंड चलता है कि पोस्ट डॉक खुद भी वो काम रिसर्चर का जो है वो मतलब कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करना, वर्कशॉप पे जाना, डिफरेंट कंट्रीज़ में यहाँ से कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, फिर उसमें आपने प्रोफेसर के साथ फिर आपने वो सारा पूरा प्लान बनाना होता है, और उसके अंदर सारी रिसर्च को आगे स्टेप बाय स्टेप, और वीकली होता है यहाँ, वीकली आप जो है वो प्रोफेसर के साथ मीटिंग करते हैं, और एक वीक का काफ़ी होता है आपके पास टाइम कि आप वो थोड़ी साथ प्रोग्रेस शो करते रहें। तो मेरे ख्याल में पहला स्टेप आपका सिर्फ इधर आना ही है। अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है और ये, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि आगे आपको कोई मुश्किल होगी इंशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये है कि आपने ये
जो जब आपका इंटरव्यू हो जाए और उसके बाद डेफिनेटली अगर प्रोफेसर एग्री है तो डेफिनेटली उसके बाद आपको वो यूनिवर्सिटी के साथ लिंक कर देगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से ईमेल आएगी, आपको ऑफ़र आएगी, आपको बताएंगे कि ये आपका पैकेज है, ये सब कुछ है, अगर आप मतलब एक्सेप्टेबल है तो बताएं 2 दिन है या 4 दिन है, इस तरह। तो वो आप वो एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। वो कहते हैं अब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें। तो वीज़ा का जो है ना, ये गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि जैसे ही आपको वो यूनिवर्सिटी से आ जाए ना, उसके फ़ौरन बाद आपने क्या नाम है, वीज़ा का प्रोसेस लेट हो जाता है, क्योंकि ये कई दफ़ा 3 महीने भी लग जाते हैं। 2 महीने वैसे नॉर्मल टाइम होता है इसका वीज़े का, लेकिन 3 महीने मेरे केस में 3 महीने भी लग गए थे, और इस तरह ज़्यादा भी लग सकता है। तो इसलिए आपने ये करना है कि इसमें जैसे फ़ौरन आपका यूनिवर्सिटी से आए ना, तो आपको चाहिए होता है पोस्ट डॉक के लिए, आपको वो नहीं चाहिए होता, आइल्स की ज़रूरत नहीं है। आइल्स जो है वो आइल्स के बगैर, मैंने आइल्स नहीं किया। तो उसमें यह है कि आपने करना है, कुछ 2-3 ऑप्शन होते हैं। उसमें यह है कि आपने नारेक है इनकी यूनिवर्सिटी, एक्टेक इसको कहते हैं, ECCTIC, एक्टेक। और नारेक इसका पुराना नाम है NARIC, नारेक। तो वो इक्विवेलेंट आपने लेना होता है अपने बैचलर का, मास्टर का और PhD का इक्विवेलेंट आपने यूके से लेना है। यानी आपकी बैचलर जो है पाकिस्तान की है या किसी भी कंट्री की है, तो वो उसका इक्विवेलेंट आपको इधर से बैचलर डिग्री का इक्विवेलेंट वो सर्टिफिकेट दे देंगे। तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी और वो डिग्री दोनों का आपने अप्लाई करना है। तो वो नारेक की वेबसाइट पे जाके आपने करना है। वो लोगों ने वेबसाइट पे यूट्यूब पे बनाई हुई है वीडियोज़, वो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। और वो करके आपने फ़ौरन करना है ये काम। ये इसमें अच्छा, इसमें आप चीज़ मेंटली पहले ही तैयार रखें कि आपको क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला होता है कि आपने पेमेंट करनी होती है, और 3 लाख 4 लाख इस तरह पेमेंट होती है, 2 लाख 2.5 लाख। तो आपका जो HBL का कार्ड अगर यहाँ आपने किसी भी बैंक का बनाया हुआ है, तो उसमें इतनी लिमिट नहीं होती। उसमें भी लिमिट मेरे ख्याल ज़्यादा आप देख लीजिएगा। मुझे तो उन्होंने वैसे पहले थी नहीं, मैंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करनी, पहले जब एक्टिव करवाया तो वो मेरे ख्याल में मुझे उन्होंने 1.5 लाख की या 2 लाख की दी है, या लाख की थी, ये आप चेक कर लीजिएगा। तो लाख की भी फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं होती, क्योंकि आपने वो 3 लाख पेमेंट या इस तरह करनी होती है इकट्ठी। तो फिर दोस्तों को आपको ज़रूरत पड़ती है, दोस्तों की। तो वो जो इंटरनेशनल दोस्त होते हैं, फॉर एग्जांपल बाहर जो होते हैं, उनके पास होता है ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी उनका जो है वो चलता है। हमारा भी डेबिट कार्ड, आप इसको फ़ौरन पहले ही एक्टिव करवा लें, ताकि छोटी पेमेंट, जैसे नारेक की पेमेंट है, नारेक की तो मेरे ख्याल 1.5 लाख की इस तरह होती है। तो वो कम ही होती है, यानी वो आप अपने कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं अगर आपका एक्टिव हो, तो वो पहले ही एक्टिव करवा लें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि HBL वाले वो या कोई भी बैंक है, वो आपका वो कहते हैं महीना लगेगा, पहला कार्ड डिस्कार्ड होगा, उसके बाद दूसरा आपका बनेगा। तो वो आप देख लीजिएगा कि उस कार्ड में आपने किस तरीके से जो है वो करना है। तो उसके बाद फिर आपने ये करना है कि क्रेडिट कार्ड तैयार रखें। नारेक में आपने फ़ौरन अप्लाई कर देना है, आपका महीना बच जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट इधर होता है। हो सकता है आप अगर ज़्यादा लेट हो जाए तो वो प्रोजेक्ट पे किसी और को रख लें, वो इतना वेट नहीं करेंगे। लेकिन वैसे तो वेट करते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन वो फिर पूछते हैं कि यार कब आओगे, कि क्या सूरत हाल है, फिर वो भी वेट कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट की आपको पता होता है टाइमलाइन शुरू हो जाती है, तो टाइमलाइन से पहले कोई 4-5 महीने पहले ही वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, इंटरव्यू और फाइनल कर देते हैं। 2-3 महीने का टाइम होता है बस प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट से पहले। तो अब आपने ये करना है कि उसके बाद फिर आपने वहाँ यूनिवर्सिटी में जाना है और अपने क्या नाम है, नारेक का अप्लाई कर दें फ़ौरन। वो जैसे ही फ़ौरन करना है, उससे पहले आप ये काम करके रखें। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए नारेक में जब अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट चाहिए होता है इंग्लिश कि आपकी डिग्री इंग्लिश में है। तो आपने जहाँ से भी बैचलर मास्टर PhD की है, तो वैसे नॉर्मली चाइना से PhD, मेरी चाइना से है, तो इसलिए वो उन्होंने तो डिग्री पे पहले लिखा हुआ था कि इन इंग्लिश, तो वो तो फिर वही चल जाता है काम इंग्लिश। लेकिन मास्टर और PhD का इक्विवेलेंट आप इंग्लिश सर्टिफिकेट ले लें उधर से, इक्विवेलेंट के मेरी डिग्री इंग्लिश में थी। मास्टर का अलग लेना है और बैचलर का अलग लेना है आपने। अच्छा, वो दोनों ले लें। ये हो गए। PhD अगर बाहर से है तो उधर इंग्लिश में लिखा होगा, किसी इंग्लिश कंट्री में है तो वैसे ही इंग्लिश है, लेकिन आगे चाइना में जिस तरह लैंग्वेज डिफरेंट है, तो उसमें उस पर उन्होंने वैसे लिख देते हैं इंग्लिश, तो वो आपका वही चल जाएगा। वो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। नारेक वालों का ये अच्छी बात है कि वो पहले आपको देखते हैं कि अगर डॉक्यूमेंट ठीक है और आपका यानी मिल जाएगा आपको, वो पहले कंफर्म करते हैं, तब आप उसकी फ़ीस पेमेंट करते हैं। वो मतलब उसमें कोई ये नहीं होता कि फ़ीस पे कर देंगे नहीं चलेगा। अच्छा, वो आपने फ़ीस पे कर दी। उसमें फ़ीस पे करने के बाद आपने ये करना है, नारेक वालों ने कोई 2 हफ्ते लेते हैं या जितना भी टाइम, उसके बाद वो आपको सर्टिफिकेट वैसे घर में भी भेज देते हैं पोस्ट में, लेकिन आप उसमें सर्टिफिकेट लिखें ताकि फ़ौरन आपको मिल जाए। जैसे ही सर्टिफिकेट आपको मिले, उसके बाद आपने ये करना है कि के बाद आपने वहाँ जाना है, क्या नाम है, सर्टिफिकेट के बाद आपने वहाँ वो जैसे ही मिले उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करते हैं। तो वीज़े की एप्लीकेशन आपने प्रोसेस करनी है। हमारे वो उधर वो इस्लामाबाद में है, यहाँ हर एक का अपना, क्योंकि हमारे एम्बेसी कोई नहीं है यूके की, दुबई में है या उधर UAE में है, तो वहाँ जाते हैं हमारा पासपोर्ट।
तो आपने वहाँ फिर जाना है, वहाँ इस्लामाबाद में वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। जाने से पहले आपने अप्लाई करना है, उनका पूरा पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट भी वहाँ लोग डरते हैं उधर अपलोड करने के लिए, अपलोड नहीं करते। आप खुद ही अपलोड करें, सारा कुछ आप खुद करें, बहुत पैसे कम है, वरना हर सर्विस के उन्होंने चार्जेस अलग से रखे होते हैं। तो आप सारा कुछ करें, करने के बाद वो टाइम देंगे, फ्री वाला टाइम भी एक्सेप्ट हो जाता है। यानी आप पहले अप्लाई करेंगे, वहाँ टाइम नहीं आता, वहाँ पेड सारी सर्विसेज होती हैं इस्लामाबाद में। तो अगर आपने फ्री वाला करना है तो फिर आपको पहले किया होगा तो वो 2 हफ्तों बाद का आपको फ्री टाइम मिल जाएगा। कोई एक दिन स्लॉट होगी जहाँ फ्री होगी, वो फ्री वाली आप कर लें स्लॉट, तो वो कर लें उसमें। तो वो जब करके वो उस टाइम पे जाएंगे आप वहाँ, तो वो आपका सारा इंटरव्यू सारा प्रोसेस होगा, डॉक्यूमेंट करेंगे सारा, वो आपका हो जाएगा। वो उसके बाद आपका पासपोर्ट वहाँ से एक्सेप्ट कर लेके वो चले जाएंगे आपको यूएई या उधर चले जाएगा यूके की एम्बेसी में, और वहाँ से फिर प्रोसेस होते हैं और वहाँ 3 महीने लग जाते हैं, 2 महीने से 3 लगते हैं। फिर आपको ईमेल आती है कि आपका एक्सेप्ट हो गया है, तो आप वहाँ से कलेक्ट कर लें। और उसके बाद फिर आपने वहाँ से वीज़ा लेने के बाद जैसे वीज़ा लग जाए, वो 3 महीने का होता है, उसके बाद आपने फिर टिकट करवाना होता है आपने। तो फ़ौरन जैसे वीज़े की ईमेल आए तो वहाँ वीज़ा कलेक्ट करने से पहले, पासपोर्ट कलेक्ट करने से पहले फ़ौरन ही आप फिर अपना वो बल्कि कलेक्ट कर लें। करने के बाद और आप उसका टिकट भी फिर आप 2 महीने पहले की, यानी वो महीना उसमें फ़ौरन अगर कर लेंगे तो उसके महीना का रख लें कोई गैप बीच में, तो महीने बाद या टिकट अगर थोड़ा लेट करवाएंगे तो उससे में भी आपको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा, सस्ती मिल जाएगी। और उसमें भी आपने टिकट जो है वो अगर किसी भी सिटी में है यूके में, तो आप डायरेक्ट उधर कराची से लंदन की करवाएं। लंदन सबसे सस्ती पड़ेगी, मतलब वो करीब है ना सबसे। तो वो लंदन के बाद आगे ट्रेन पे आए यहाँ। ट्रेन का मैं अभी आगे बनाऊँगा एक, जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें बताऊँगा कि आपने यूके आना है जब, तो पहले दिन में आपने सारे काम क्या करने हैं। तो वो ट्रेन की ऐप है और सारा आपने करके, तो वो सारा, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस होगा यूके के अंदर पोस्ट डाका। तो इस हवाले से अगर कोई और भी क्वेश्चन हुआ तो आप बता दीजिएगा। मेरे जहन में जो क्वेश्चन आए मैंने बता दिया आपको, और हो तो आप बताइएगा फिर। तो यहाँ में मकसद मेरा है कि प्रोफेसर से आपने कंटेक्ट करना है, प्रोफेसर ही आपको वो सारा करेगा। तो वैसे तो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाएँ तो कुछ लोगों ने यूनिवर्सिटी के अंदर वेबसाइट पे डाले होते हैं। यूके की यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ना, आप अपने फील्ड से रेलिवेंट देखेंगे तो वहाँ प्रोफेसरों ने कई दफ़ा वो उधर डाले होते हैं कि भाई आप ये प्रोजेक्ट है और ये इस डेट को शुरू होगा, और ये इसमें जो है ना वो कई दफ़ा प्रोजेक्ट जो है ना आपके स्टार्ट होते हैं, लेकिन उसके दरमियान में कई दफ़ा ज़रूरत पड़ जाती है उनको। तो आप फिर भी कंटेक्ट कर सकते हैं। अगर प्रोजेक्ट की डेट अभी स्टार्ट हुई है, तो कुछ महीने हुए हैं, तो उसमें आप उनको स्टार्ट करें, उनसे एप्लीकेशन सारा प्रोसेस प्रोफेसर से बात करें, और सारी डिटेल जो है इस तरह आप देंगे तो अपने आप को वो कर सकते हैं।